नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरोही मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास का मैथ का इंटीग्रेशन का समाकलन का बात करने वाले हैं, जो कैलकुलस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस का दो टॉपिक में से सबसे मेन टॉपिक अगर कहा जाए और थोड़ा सा टफ टॉपिक कहा जाए तो इंटीग्रेशन है। फर्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन का नाम आपने सुना होगा, और दूसरा टॉपिक जो है आपका इंटीग्रेशन है, समाकलन है। आइए तो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि समाकलन है क्या और यह किस प्रकार का होता है और किस प्रकार इस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। बेसिक तरीके से आज हम बात करेंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का हिंदी होता है बाबू समाकलन। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है मेरे दोस्त समाकलन। समाकलन कहने का मतलब होता है, देखिए इसका प्रयोग कब किया गया, इसका प्रयोग का आखिर रीजन क्या रहा। तो जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आकृति इस प्रकार है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। ऐसा आकृति है, इसका भी निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है। इस प्रकार का फिगर है, घन का इसका भी है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि आपको ऐसा इस प्रकार के ग्राफ जो बना हुआ वक्र से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल बताने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। तो वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। और यह जो 12th क्लास का टॉपिक है, जो बहुत मस्त टॉपिक है, आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और यह जो है बहुत रोचक टॉपिक है, आपको समझना होगा। लेकिन इंटीग्रेशन वही स्टूडेंट समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से जिनका डिफरेंशिएशन जो है मजबूत है। मतलब अवकलन का क्वेश्चन उनको समझ में आता है, अवकलन का फार्मूला और मूलक जो है उनको याद अगर है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का खोज जो है लेबनिज ने किया था और डिफरेंशिएशन का खोज न्यूटन ने किया था। इंटीग्रेशन का इस प्रकार का चिन्ह होता है, ऐसे इस प्रकार का अगर जहाँ भी देखिए चिन्ह या तो जोन सा क्वेश्चन में ऐसे लगा हो, इसको हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का साइन है या इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है। अगर इसी के अंदर देख लीजिए, अगर इसी के अंदर मान लिया जाए इस प्रकार से कुछ आपको लिखा हुआ है, जैसे मान लिया कि यहाँ साइन एक्स और डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, इसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा बात को समझिए। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष में sin x का समाकलन बताना है। x के सापेक्ष में sin x का आपको समाकलन बताना है। किसका समाकलन बताना है? sin x का आपको समाकलन बताना है, ठीक है। तो यह जो हो गया आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया। इस sin x जो हो गया, इसी का हमको समाकलन ज्ञात करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आपको ध्यान देना है कि यहाँ dx जरूर लगा रहेगा जब इसके पास x होगा, फंक्शन के पास में x होगा। अगर यहाँ पर साइन थीटा रहता तो यहाँ पर d थीटा लगा रहता, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी अभी हमने दिया। तो हम पहले जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है आपको डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। यानी समाकलन किसको कहा जाता है? समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है। यानी कह सकते हैं समाकलन इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि समाकलन का खोज किसने किया? तो समाकलन का खोज लेबनिज ने किया। किसने किया? लेबनिज ने किया। किसने किया? लेबनिज ने किया। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉपी में अपना नोट कर सकते हैं, समाकलन का एक चिन्ह है। किसका चिन्ह है ये? समाकलन का चिन्ह, ठीक है। इस समाकलन का आपका चिन्ह हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए समाकलन में क्या है कि समाकलन में बड़े बड़े राशियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है
और इसको समाकलन में योग क्रिया को हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब इसमें योगफल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और जो चिन्ह लिया गया है समाकलन के इंटीग्रेशन, इस समेशन शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? समेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं समेशन का मतलब सम का मतलब जोड़ होता है, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग योगफल के रूप में करते हैं। इसलिए सम का अगला अक्षर जो एस है इसको ऐसे कर दिया गया और इसी से चिन्ह बन गया आपका इंटीग्रेशन का। किसका बन गया? इंटीग्रेशन का। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए मेन समझने वाला बात है, आपको दिमाग में रखना होगा। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि साइन एक्स है तो यहाँ पर भी डी एक्स होगा। इसका मतलब इसमें क्या हो गया? देखिए यहाँ पर ई साइन एक्स को समाकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? समाकल कहते हैं, ठीक है। और ई जो आपका डी एक्स है इसका मतलब कि एक्स के सापेक्ष में आपको बताना है साइन एक्स का समाकलन। एक्स के सापेक्ष में साइन एक्स का समाकलन बताना है, साइन एक्स का समाकलन बताना है, ठीक है। चलिए ये तो आपका चिन्ह हो गया इंटीग्रेशन का। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। फिर हम बेसिक बात करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनना शुरुआत होगा। और इसके बाद समझिए, इसके बाद जो है आपका बात कि इंटीग्रेशन दो प्रकार के होता है। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा देख लीजिए। पहला का नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पहला का नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। और दूसरा का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या नाम है? दूसरा का नाम डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन। कौन समाकलन? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। तो फोन आ गया था। चलिए हाँ, तो हम यहाँ पर अभी बता रहे थे कि जो इंटीग्रेशन होता है दो प्रकार का होता है, इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट क्या होता है? अनिश्चित समाकलन, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त अनिश्चित, मतलब जिसका मान निश्चित नहीं हो। जिसका मान निश्चित नहीं हो उसको हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं, और जिसका मान निश्चित होता है उसको हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन किस रूप में लिखा हुआ रहेगा और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किस रूप में लिखा हुआ रहेगा। आप लोग कैसे पकड़िएगा कौन सा जो इंटीग्रेशन है इनडिफिनिट है और कौन सा इंटीग्रेशन डिफिनिट है। आइए, तो अगर यहाँ पर कुछ हम आपको लिख कर दिखाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक प्रश्न रह गया साइन थीटा, यहाँ डी थीटा रह गया, तो यह जो आपका इंटीग्रेशन हो गया इसको कहते हैं हम इनडिफिनिट अनिश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए ऐसे dx हो गया, यहाँ मान लीजिए 0 हो गया, यहाँ π/2 हो गया, मतलब इंटीग्रेशन के चिन्ह के ऊपर जो है लिमिट लगा दे। यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, मतलब 0 से π/2 के बीच में इसका जितना भी रेंज होगा यानी जितना भी मान इसका होगा उसी को हम लोग कहेंगे निश्चित। ई हो गया आपका निश्चित समाकलन। कौन समीकरण? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। और इसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित समाकलन, ठीक है। यानी कि जिसमें इंटीग्रेशन चिन्ह के ऊपर नीचे लिमिट लग जाए, मतलब मान यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका नाम हो गया निश्चित। आई हो गया अनिश्चित, मतलब कहाँ तक इसका मान जाएगा कोई इसका पता नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग लोअर लिमिट, इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, cos x है और फिर आपका dx है, मतलब x के रिस्पेक्ट में cos x का इंटीग्रेशन बताना है, जबकि इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। तो अगर जब भी आपको इंटीग्रेशन चिन्ह के ऊपर अगर मान लिया जाए कि इस रूप से लगा हुआ मिल जाए,
कोई संख्या ऊपर नीचे इंटीग्रेशन चिन्ह के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए उसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन। अगर ऊपर नीचे ना लिखा हुआ रहेगा उसका नाम होगा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित कहने का मतलब होता है इनडिफिनिट, मतलब उसका मान का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात को जाना। तो हम समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है दो प्रकार के होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। मेन रूप से आपको अनिश्चित पढ़ना है। अगर आप अनिश्चित समाकलन बनाने के लिए सीख गए तो निश्चित समाकलन बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, उसी में खाली मान को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है, समाकलन जो है अवकलन का उल्टा प्रोसेस है। तो यहाँ पर कुछ सभी हम सूत्र का बात करते हैं और उसके अनुसार से फिर हम आपको एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला आपको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन x के पावर n dx, इसका क्या होगा फार्मूला, ये आपको दिमाग में रखना। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, देखिए पावर में यहाँ पर क्या होता है कि इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है और वही पावर को हम लोग नीचे रख देते हैं और प्लस में c जोड़ देते हैं। c क्या है, c एक प्रकार का कांस्टेंट है जो जुड़कर वह निश्चित बनाता है। हालांकि ऊपर नीचे कुछ तो लिखा हुआ नहीं लिमिट थी, तो अनिश्चित समाकलन है। तो अनिश्चित समाकलन को निश्चित बनाने के लिए हम लोग सभी प्रश्न के लास्ट में c या k को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा लास्ट में c या k को जोड़ा जाता है। ये आपका एक फार्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखना है। इस फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा और बटा में वही जितना पावर आया वही पावर नीचे या प्लस में c। अब इस पर हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, क्या होगा, क्या होगा बताइए। इसका इंटीग्रेशन जो है आपको क्या बताना है क्या होगा। तो क्या करना है कि इंटीग्रेशन है, आप सोचिएगा इंटीग्रेशन है सर, अच्छा इंटीग्रेशन में पावर वाला में क्या होता है कि पावर में हम एक बढ़ा देते हैं। तो x के पावर 2 था तो x के पावर 1 बढ़ जाएगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। और वही पावर व नीचे फार्मूला पर सेट करो, पावर में 1 बढ़ गया, x के पावर n था, पावर में 1 बढ़ा और वही पावर नीचे तो 2 प्लस 1 हो गया नीचे, अब प्लस में कितना हो गया c हो गया। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा x3, अब बटा में यहाँ पर 3, अब प्लस में क्या हो गया c, आपका ई आंसर हो गया x³ बटा 3 प्लस में c। ठीक है, एक और प्रश्न बहुत आसान है इंटीग्रेशन, यहाँ पर समझिए बहुत बढ़िया से। अगर हम बोले x के पावर 4 है और dx है, इसका इंटीग्रेशन बताइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए x के पावर 4 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी x के पावर 5 बटा 4, ऑप्शन नंबर सी x के पावर 5 बटा 5, ऑप्शन नंबर डी x के पावर 7 बटा 2। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, क्या आप बता सकते हैं इसको। तो जी हाँ, बहुत आसान है। हमने बताया पावर में 1 बढ़ा देना है आपको, पावर में क्या करना 1 बढ़ा देना। तो बोलिएगा कि x के पावर बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 सर, और वही पावर को नीचे रखना है तो बटा में 5, अब प्लस में c सर, सब में c जुड़ जाएगा, सब में c जुड़ा हुआ रहेगा आपको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से मैच किया, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप फटाफट इसको बताइए। यहाँ पर x के पावर 10 dx है, अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x के पावर 10 का। तो बहुत आसान है, आप लोग बोलिएगा कुछ नहीं करना है सर, पावर 1 बढ़ा दीजिए, 10 से आप 11 कर दीजिए, अब बट्टा में जो पावर बढ़ के आया वही पावर को नीचे कर दीजिए, प्लस में c जोड़ दिए, आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, अगर मान लिया जाए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए x के पावर 3 बटा 2, तब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन बताइए। इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3/2 dx। आपको सिर्फ नियम यही याद रखना है, नियम क्या याद रखना है कि जब भी पावर वाला मिले आपको, तो जब पावर वाला मिले ना तो उसको पावर में हम लोग एक जोड़ देना, चाहे बटा रहे पूर्णांक कुछ भी रहे, उसको पावर में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना। अब पावर में जितना जोड़ के आएगा ना उसी पावर को हम लोग बटा में लिखेंगे।
ठीक है, और प्लस में सी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के पावर कितना है 3/2 है, ठीक है, 3/2 है। और तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए पावर में जोड़ेंगे, और जो पावर में आ गया 3/2 + 1, उसी पावर को हम नीचे कर दिए। अब प्लस जैसा ही इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा, यहाँ से सी जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो पावर जो भी रहेगा उसको लिखेंगे, उसमें हम 1 जोड़ेंगे, जितना पावर जोड़ के आएगा उसको नीचे रख देंगे, प्लस में सी कर देना है बाबू। बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ऊपर में x के पावर जोड़िएगा तो 2 एकम 2 बटा का जोड़ करना है, भिन्न का जोड़ करना है, 2 एकम 2 और 3 कितना 5/2 हो गया। नीचे में भी आपको जोड़िएगा तो 5/2, अब प्लस में सी हो गया। अब देखिए, इसको बटा के बटा तो पलट जाएगा, ये जो 5/2 है ये हो जाएगा आपको 2/5, और x के पावर यहाँ हो जाएगा 5/2 और प्लस में सी। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। अब 2-4 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर आपसे मैं आपसे पूछ दिया कि बताइए इंटीग्रेशन √x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। √x का इंटीग्रेशन आपको बताना है। किसका इंटीग्रेशन बताना है? √x का। तो √x का इंटीग्रेशन बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, रूट है तो सोचिएगा पहले कि रूट का मतलब होता है सर पावर में 1/2। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि रूट का मतलब सर पावर में 1/2 होता है। हम पावर में रूट के बदले 1/2 लिखेंगे। उसके बाद आपने जो फार्मूला बताया पावर में 1 जोड़ने का और उसको नीचे रखने का बटा में, वही नियम को हम पालन करेंगे। उसके बाद आपका जो भी आएगा आंसर होगा। देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, अच्छा एक बात और हम बता देते हैं, इंटीग्रेशन को हम लोग आई से सूचित करते हैं, वो जिसे समाकलन को आई से सूचित किया जाता है। ये बात आप लोग समझिएगा, नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन को समाकलन को आई से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आई के बराबर आपका क्या हो गया, देखिए इंटीग्रेशन समाकलन को आई से सूचित करते थे, इंटीग्रेशन हो गया। हम पहले लिखेंगे रूट के बदले पावर में 1/2 dx। अभी तो पावर के फॉर्म में आ गया, तो पावर के फॉर्म वाला के मैं आपको बताया हूँ कि पावर में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 1/2 अब प्लस में 1, और वही हो जाएगा बट्टा में 1/2 + 1 प्लस में c। यानी आप यहाँ पर x के पावर जब ऊपर में जोड़िएगा तो 3/2, नीचे में भी जोड़िएगा तो 3/2, अब प्लस में कितना हो गया, c हो गया, ठीक है। ये 3/2 पलट जाएगा तो 2/3 ऊपर में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस में c। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप लोग क्या है कि इसको याद ही कर लीजिएगा कि √x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c होता है। इसको याद रखिएगा। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x के पावर 3/2। तो पहला फार्मूला हमने बताया क्या, x के पावर n का इंटीग्रेशन का, x के पावर n + 1 इंटू बटा में n + 1 प्लस में c, ठीक है। उसी पर हमने इतना एग्जाम्पल देखा है। अगर आप देखिए, अभी पावर के माइनस वाला हम नहीं देखा है एग्जाम्पल। अगर हम पावर x के पावर अगर हम माइनस में देते हैं, क्या देते हैं, x के पावर अगर हम माइनस में देते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि मान लिया जाए x के पावर -7 कर दिया, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन को आई से सूचित करते हैं, इसका क्या होगा, तो सुन लीजिए, जो फार्मूला पावर प्लस वाला के लिए लग रहा था वही फार्मूला वही नियम जो है माइनस वाला के भी लगेगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x के पावर -7 है, बस पावर में 1 जोड़ना है हम लोग को। तो हमने पावर में 1 जोड़ दिया, -7 + 1 कर दिया, और उसी पावर को नीचे लिखना है तो -7 + 1 प्लस में क्या कर दिया, c कर दिया। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो गया, x के पावर -6 हो गया, और बटा में कितना -6
अब प्लस में कितना 6 हो, सॉरी c हो गया। यानी आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, -1/6 x के पावर। अगर पावर को आप प्लस करना चाहते हैं तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, इंटू में 1/x के पावर 6 प्लस में c, आंसर होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं। अब आपका हम अगला स्टेप बताते हैं। अगला स्टेप, अगर किसी भी x के पावर वाला के साथ में कोई संख्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपको है क्या है, मान लिया जाए कि 5 है, इंटू में x² है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो यहाँ पर चर और अचर दोनों है, तो जब कांस्टेंट मिल जाएगा ना तो संख्या वाला को इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर कर देना, इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर निकाल देना। बाकी x² साइन कुछ भी रहेगा फंक्शन उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे जरा देखिए, इंटीग्रेशन को i से स्विच करते हैं, 5 को हम बाहर निकाल देंगे और x² dx कर देंगे, ठीक है। अभी हमने बताया x² का इंटीग्रेशन, पावर वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग को करना क्या है, देखिए 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो x के पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 तो 1 बढ़ जाता है, तो पावर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, अब बटा में 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c। यानी कि आप इसको कह सकते हैं, एक पावर बढ़ गया तो 3 हो गया, 5/3 और x के पावर 3 प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया। यानी हम लोग को जब कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 4x³ dx, और बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो आप लोग सोचिएगा क्या कि इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो 4 के हम इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर करेंगे तो फिर x³ dx बच जाएगा मेरा, तो x³ dx बच जाएगा, तो x³ का इंटीग्रेशन x के पावर 4 बटा में 4 हो गया, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, e से e कट गया, तो x के पावर 4 सिर्फ हमारा आंसर हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x के पावर 4। जब भी कांस्टेंट रहेगा उसको इंटीग्रेशन चिन्ह से हम लोग क्या करेंगे, आउट करेंगे, उसको बाहर करेंगे। बातें समझ में आ रही है। चलिए अगर मान लिया जाए यही कई फंक्शन प्लस में, जैसे कि आपको यहाँ पर हम दे दे क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऐसे दे दे, i बराबर x³ प्लस में x² प्लस में x है, और इसका इंटीग्रेशन बताना है, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो बस जितना भी फंक्शन, चाहे दो चीज़ में याद रखिएगा, चाहे प्लस में हो या तो माइनस में हो, सब के साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा। अब देखिए जब प्लस में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब को अलग करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और dx, सब के साथ में dx लगेगा। जब इंटीग्रेशन, जितना बार इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा उतना बार dx लगेगा, क्योंकि अगर x है फंक्शन तब याद रखिएगा, अगर मान लिया जाए कि x³ है और यहाँ d थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो e हो जाएगा आपका कांस्टेंट। डीसी में आपको ऐसा बात बताया गया है, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में x को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये x कांस्टेंट का काम करेगा। ये x है तभी e चर है, जो यहाँ पर dx में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में उसी का हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर उसके अलावा कोई और रहता है तो फिर वह जो है कांस्टेंट का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको x³ dx लग गया, प्लस है तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, प्लस देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर x² है तो x² के साथ में भी इंटीग्रेशन लगेगा, तो x² के साथ में तो x² dx हो गया, और प्लस है यहाँ पर आपको x है तो x dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 पद था, तो 3 पद में इंटीग्रेशन टूट गया है, तीनों पद में टूट गया है, और तीनों के साथ में इंटीग्रेशन लगा, और तीनों के साथ में फिर dx भी है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन याद करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जरा समझिए, x³ का वही पावर का फार्मूला आपको लगाना है। किसका फार्मूला, पावर का फार्मूला। तो x के पावर 4 हो गया, अब बटा में 4 हो गया, प्लस यहाँ पर x³ हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा पावर ना, तो बटा में 3 हो गया, अब प्लस x² हो गया, बटा में 2 हो गया।
लास्ट में प्लस क्या करना है, सी को जोड़ देना, तो आपको ये आंसर का काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको कुछ फार्मूला जो है यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं आपको फार्मूला जो है नोट कर देता हूँ। और क्या है फार्मूला, देखिए पहला, अगर आपसे x के पावर n का फार्मूला पूछे तो फार्मूला आप लोग बोलिएगा x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस में क्या c। ठीक है, अगर आपसे फार्मूला पूछे आपका सॉरी लिखा रहा है क्या डीसी वाला, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, डीसी वाला याद आ गया। x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n, अगर x खाली रहे x का इंटीग्रेशन तो पावर एक बढ़ेगा तो x स्क्वायर बटा 2 प्लस में c हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं कि x स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बटा में 3 प्लस में c हो जाएगा। अगर सिर्फ dx रहे, है ना, तो यहाँ पर सिर्फ dx तो x प्लस में c हो जाएगा। याद रखिएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको मान लिया जाए सिर्फ dx है तो उसको x प्लस c हो जाएगा, और x है तो बता ही दिए कोई संख्या जैसे 2 है, 2dx है, तो 2dx है तो जैसे कि dc में क्या होता था, dc में कांस्टेंट का dc 0 होता था, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 2dx है ना, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो जब 2 बाहर होगा तो फिर dx मिल जाएगा, तो 2x प्लस में c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, तो इतना फार्मूला फिलहाल जो है आपको दिमाग में रखना है, बाकी फार्मूला धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर पूरा फार्मूला पर चर्चा करते हुए टॉपिक को अपना क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ सबको अलग करेंगे तो 4 जो है आपका बाहर हो गया, x स्क्वायर dx हो गया, प्लस में 3x dx हो गया, अब प्लस में 2 बाहर तो सिर्फ यहाँ dx हो गया। बातें समझ में आ रही है। देखिए 4 हो गया बाहर, x स्क्वायर dx प्लस 3 हो गया बाहर, x dx प्लस 2 हो गया बाहर, dx हो गया। अब यहाँ पर जो आपको है 4 हो गया, सटल मतलब गुना हो गया। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बात समझ में आएगा नहीं है। यहाँ पर देखिए सब अलग 3 को पार्ट में है तो तीनों को अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सब में dx लाएगा। 4 यहाँ से बाहर कर दिए, x स्क्वायर dx हो गया, 3 बाहर कर दिए, x dx रह गया, 2 बाहर कर दिए तो सिर्फ यहाँ dx रह गया। x स्क्वायर का x क्यूब बटा में 3 हो गया, प्लस में सब c को एक के बाद लास्ट में लिखते हैं एगो c, सभी c के बदले। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट होता है सब आपस में जुड़ जाता है। 3 है, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, प्लस में 2 है, dx का इंटीग्रेशन अभी हमने बोला क्या होता है, x होता है, लास्ट में सबके बदले c हो गया। यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या 4 बटा 3 x क्यूब प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा। इसको वीडियो को खूब बढ़िया से देखिए, समझिए, कॉपी पर नोट कीजिए और अपना मन से कुछ क्वेश्चन को या किताब से कुछ क्वेश्चन को लेकर बनाइए। उम्मीद करते हैं जरूर बनेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।